नोच डालो उनके चेहरे से मुस्कुराहट जो मेरे हालात पे रंजीदा नहीं है, बल्कि सेक्रेटरीट की एक साजिश है जिससे शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी अवगत नहीं होंगे कि वो चाह रहे हैं कि हम जाति की गणना भी करें, उसका आर्थिक और सामाजिक आकलन भी करें। मेरा मामला ये है कि बुराई को हाथ से रोको, न हो तो जबान से टोको। जिस जला में जाएं वो समस्याओं का समाधान न हो सके 100% समाधान कोई नहीं कर पाएगा। पूरे जिला में लड़कियों के लिए एक भी कोई आवासीय हॉस्टल नहीं है जहाँ लड़कियां रह करके पढ़ सके। नमस्कार, मैं अजहर रहमानी और इस समय हमारे साथ मौजूद है अमौर विधायक, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष भी है अख्तरुल ईमान। आपने इन्हें अक्सर देखा होगा सड़क से लेकर सदन तक मुखर होकर अपनी बातों को रखते हुए। आज इनसे हम बातें करेंगे और ख़ास करके हमारे चर्चा जो होगा वो जातिगत जनगणना को लेकर है, क्योंकि बीते कई दिनों से जातिगत जनगणना को लेकर कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, तो कुछ मामले में नीतीश कुमार के साथ भी खड़े दिख रहे हैं। सबसे पहले अख्तरुल ईमान साहब, आपका हमारे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे आखिर इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। किसने कहा गुस्से में रहता हर हूं? मामले में आपको देखा जाता है सड़क से सदन तक आप काफी नहीं मैं सवाल ये पैदा होता है, भूखा आदमी, नंगा आदमी, पीड़ित आदमी, शोषित आदमी, दलित आदमी मुस्कुराएगा क्या? है ना। जब दलित होने का एहसास होता है, अपने पिछड़े होने का एहसास होता है, अपना शोषण होता हुआ देखते हैं, उसका इंसाफ नहीं मिलता है, तो यकीनन है कि न चाहोगे तब भी आंखों से आंसू छलक जाएगा। यही मेरी मजबूरी रहती है, वरना तो मुस्कुराना मैं भी चाहता हूँ। इस राज्य में कुछ लोग हैं जो हमें मुस्कुराने नहीं देते। दलितों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। गरीब की झोपड़ी को ऊपर उठने नहीं देना चाहते, उसने उतना उसका महल का हुस्न बेकार हो जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ मुस्कुराना नहीं बल्कि गुस्सा होना फितरी है। नोच डालो उनके चेहरे से मुस्कुराहट जो मेरे हालात पे रंजीदा नहीं है। जातिगत जनगणना को लेकर आप बीते कई दिनों से सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, आखिर क्या लगता है, क्या परेशानी है? देखिए, जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार के मंशा के विपरीत माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया है और बिहार के सदन में सर्वसम्मत फैसला हुआ था। उस वक्त बीजेपी के लोग भी शामिल थे और ये काम मैं समझता हूँ पूरे देश में अकेला राज्य है जो बिहार कर रहा है। मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी को साधुवाद देता हूँ। और आपने सवाल किया है कि कहीं आप उनके साथ भी देखते हैं। मैं बेवसूल आदमी नहीं हूँ, बावसूल आदमी हूँ। इसलिए अगर दुश्मन भी 2 और 2 4 जोड़ेगा तो मैं 4 बोलूँगा। मौजूदा वक्त राजनीति की परिस्थिति हो गई है कि आप अपोजिशन में हैं तो उनके सारे अच्छे कामों को गलत कहिए, अगर आप सत्ता में हैं तो सारे अपने कामों को सही कहिए। मैं इसको सही नहीं समझता। जो काम अगर मेरा दुश्मन भी सही करता है तो मैं उसको सही कहूँगा। और मैंने सैद्धांतिक तौर पर समर्थन भी दिया है सरकार को कि बीजेपी के साथ जाने वाले नीतीश कुमार जी, मैं आपका मुखालिफ हूँ। बीजेपी से हटेंगे आप तो कम से कम कुछ तो पाप कम करेंगे आप, तो मैं आपको उस मामले में सहमत हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस वक्त देश में जाति एक सच है और जाति के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी तय है। आप देखेंगे जितने भी दलित समूह की जातियां हैं, जूता सीने वाले, कपड़ा सीने वाले, बर्तन बनाने वाले, कुम्हार हों, ऐसे लोगों का पेशे से ही उसकी गरीबी झलकती है। बल्कि सच ये है कि इस देश में जाति का जन्म ही हुआ था पेशे से। तो इस राज्य में जो SC को, ST को, OBC को जो रिजर्वेशन दिया गया है उसका आज़ाद भारत में आज तक सही आकलन नहीं हो सका। ब्रिटिश इंडिया में 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ, उसी के आधार पर एक अनुमानित तौर पर मामला कर रहे हैं। 1951 में सेंसस हुआ भी तो उसको पब्लिक नहीं किया गया, न जाने क्यों। और इस वक्त ज़रूरत है, राष्ट्रवाद पर हावी है जातिवाद, तो जातिवाद का सही आकलन होना चाहिए। और पिछड़ी जातियों की हालत अब भी दयनीय है, उनको राजनीतिक, उनको सामाजिक, उनको आर्थिक हिस्सेदारी में अभी भी कमी है, इसलिए ये काम किया जाना चाहिए। लेकिन इस काम किए जाने में नीतीश कुमार जी के मनसे पर हम उंगली नहीं उठाते, लेकिन क्लरिकल मिस्टेक भी इसको नहीं समझते हैं, बल्कि सेक्रेटरीट की एक साजिश है जिससे शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी अवगत नहीं होंगे कि वो चाह रहे हैं कि हम जाति की गणना भी करें, उसका आर्थिक और सामाजिक आकलन भी करें। लेकिन कंडिका 8.6 में जो निर्देशिका में बात कही गई है उसमें कच्चे मकान, चूँकि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से प्रबल जो लोग होते हैं उनके मकान पक्के के होते हैं, गरीबों के मकान कच्चे के मकान होते हैं। और वो मकान जो 2-4 हज़ार ईंट लेकर के किसी ने जोड़ दिया, भीख मांगने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले मजदूर लोग हैं, उस पर अगर एस्बेस्टस डाल दिया गया, उस पर टीना का सेट डाल दिया गया तो उसको भी ये पक्का मकान लिख रहे हैं। जब कोई भी अक्लमंद कहेगा, कोई भी इंजीनियरिंग सेल कहेगा कि पक्का मकान के जो मानक मंडल हैं उस मानक मंडल में ये कहीं से नहीं आते। ये जो दीवारें बनी हैं ये पक्की छत को बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, तो ये कैसे पक्की मकान हो गए?
ये पागलपन है। ये एक साजिश के तहत ऐसे लोगों के मकान को पक्का मकान लिखा जा रहा है, जबकि खुद बिहार सरकार के आपदा नियमावली है या 2011 का जो सेंसस है, आप देखेंगे पक्की छत से विहीन दीवार वाली मकानों को कच्चा मकान लिखा गया है, और आज यहाँ धड़ल्ले से ऐसे मकानों को पक्का मकान लिखा जा रहा है। तो ऐसे हालात में तो 90% लोग पक्के का मकान में हो जाएंगे। तो इसके माने कि बिहार बूम भी कर जाएगा आंकड़ों की वजह से कि बिहार तरक्की कर गया, अब किसी का कच्चा मकान नहीं है, हालांकि है वो कच्चा मकान, उस मकान की कोई स्थिति नहीं है, जरा से हवा के झोंके में दीवारें गिर जाती हैं। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी भूल हो रही है, और बिहार की जनता की गाड़ी खून और पसीने की कमाई से 500 करोड़ से अधिक की राशि से जो ये सेंसस, ये जाति आधारित जनगणना हो रहा है, उसके सिद्धांतों में से एक है कि आर्थिक और सामाजिक भी आकलन उसका होना चाहिए। उस पर कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो रहा है, और मैं समझता हूं कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारीकी से अवगत नहीं कराया गया होगा उनको, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से उसको अवगत कराना चाहता हूं कि इस मामले को ध्यान दें, वरना तमाम तर दलितों और पिछड़ों के मकान को पक्का मकान दिखाकर उनको सबल बना दिया जाएगा, जो मैं समझता हूं कि पिछड़ी जातियों का, खास करके गरीबों का, खास करके निर्धन लोगों का, कच्चे मकान में रहने वाले लोगों का बड़ा नुकसान होगा, उसकी आर्थिक आकलन नहीं हो पाएगी। पिछले दिनों देखा भी गया है कि 2012 में जो आर्थिक जनगणना हुआ था उसमें किसी का एक पक्का मकान दिखा दिया गया, और आज उसका जो है मेडिकल बेनिफिट जो आयुष्मान बनना था वो नहीं बन पा रहा है। उनको कल के दिन में दिखा दिया जाएगा, अगर कि आर्थिक तौर पर ये सबल है, पक्के के मकान में रहते हैं, तो मुमकिन है कि कल उसमें कंट्रोल का जो सामान मिलता है उनको जन वितरण प्रणाली में, उससे वो वंचित हो जाए। सरकार की बहुत सारी गरीब लोगों के मदद की जो योजनाएं हैं उससे वो वंचित रह जाएं, इसलिए इसमें सुधार होना ज़रूरी है। गर्चा समय कम रह गया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा कि समय अवधि बढ़ाएं, और इस किस्म के तमाम तर मकान को जो पक्के मकान के मानक मंडल में पूरे नहीं उतरते, जो आपदा नियमावली और 2011 के सेंसस के मुताबिक कच्चा मकान जिनको माना गया है, उनको कच्चा मकान आप गिनवाएं। अगर आपके सुझाव को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? मेरा अगला स्टेप ये होगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करेंगे, और मेरा मामला ये है कि बुराई को हाथ से रोको, न हो तो ज़बान से टोको। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा संख्या बल चूँकि कम है, मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। मैं समाज के जागरूक लोगों से, तमाम तरह सियासी पार्टी के लोगों से, मैं दलित और पिछड़ी जो राजनीति में सरगर्म लोग हैं, ऐसे तमाम तरह लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सरकार के दबाव में मत बनिए, और आप सबल लोगों का तरफदार मत बनिए, बल्कि आपको वोट जो दे रहा है, गरीब जो दे रहा है, जो दलित दे रहा है, जो भिखमंगा दे रहा है, जो ठेला चालक दे रहा है, उसके हित के लिए उठ खड़े हुए। मैं ऐसे लोगों को जगाने का भी काम करूंगा, और आएगा मामला तो फिर सदन में, चूंकि अप्रैल में मामला होना है, तो मैं सदन में भी इस मामले से सरकार को और सदन को अवगत कराने की कोशिश करूँगा। क्या अगले महीने मुख्यमंत्री जी का संभावित कार्यक्रम है किशनगंज में, वो समाधान यात्रा के तहत किशनगंज आ रहे हैं, लेकिन बीते जहाँ उन्होंने जिस भी जिले में गए हैं तो उनको वैसे ही जगहों पे ले जाया जाता है जहाँ पे पहले से पूरी तैयारी कर ली जाती है, पहले से सड़कें चमका दी जाती है, इलाके में जो भी रंग रोगन का काम होता है वो भवन को कर दिया जाता है। तो ऐसे में वो क्या बिहार के कुछ जगहों पे जहाँ पे जाते हैं वहाँ तो चमका दिया जाता है, तो वैसे में वो कैसे आकलन कर पाएंगे कि बिहार की वर्तमान स्थिति जो है वो हालात, हकीकत में वो कैसी हालात है पूरे इलाके? आप लोग बधाई के पात्र हैं कि इस रात से आप लोगों ने पर्दा उठाया है। मैं समझता हूं ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री के कान में जाती होगी कि अगर उनको जिला प्रशासन की तरफ से धोखा दिया जा रहा है कि समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत होने नहीं दिया जा रहा है, और जहाँ जिन समस्याओं का समाधान कर लिया गया वही दिखाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फ्रॉड होगा, बहुत बड़ा फ्रॉड होगा। माननीय मुख्यमंत्री को समय रहते हुए इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। जिस जिला में जाएँ वो समस्याओं का समाधान न हो सके, 100% समाधान कोई नहीं कर पाएगा। अगर कम से कम माननीय मुख्यमंत्री वो वहाँ के समस्याओं से अवगत तो हो जाएं। अगर मान लिया कि आज वो समाधान यात्रा निकाले हैं, तो पहले उनको समस्याओं को जानने के लिए की यात्रा निकालनी चाहिए थी। पहले आकलन कर लेना था कि समस्या क्या क्या है, तब वो आते समाधान में तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी तो समस्याओं का आकलन ही नहीं हुआ है, वो समाधान के लिए निकल के आए हैं। तो मैं कहूँगा ठीक है, अच्छा जो काम कराया है माननीय मुख्यमंत्री उसे भी देखें, उसे भी लोगों को दिखाएं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश होगी कि आप समस्याओं को भी देखें। जनता समस्याओं से जूझ रही है आज, है ना। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर बन गया है, टीचर के नाम पर क्या है, उस मकान को देखने से क्या हो जाएगा, है ना। मकान को देखने, हॉस्पिटल बन गए हैं, डॉक्टर नहीं है, उनको देखने से क्या हो जाएगा। तो आज मैं चाहता हूं, अभी किशनगंज में 2017 में ये मझिया का पुल जो खगड़ा का मशहूर बाजार है और नगर का हिस्सा है, और वो टूटा पड़ा है। 5 साल हो गए साहब, वो पुल नहीं बना है, तो क्या समस्याओं का समाधान आपने किया, है ना। गंगा नदी पर अभी आप 3000 करोड़ से जोड़ रहे हैं, नहीं पुल बना रहे हैं आप, नया पुल बना रहे हैं। फिर छपरा की तरफ भी आप जोड़ने का प्रस्ताव है। मैंने 5-5 किलोमीटर पर आपका पुल बन रहा है, लेकिन डंगरा के बाद
मस्तान चौक के पास तैयबपुर 40-40 किलोमीटर पर आपका महानंदा में पुल नहीं है। ये समस्या है लोगों की। लोग दवा के बगैर मर रहे हैं, एम्बुलेंस बस्तियों में नहीं जा पा रहा है। गुलाम हिंदुस्तान की तरह आज भी कश्तियों पर पार उतरते हैं महसूल देकर। ये समस्या है। इन समस्याओं को देख लें। जो अपने घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर किशनगंज पहुंच सकते हैं, वो 65 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच रहे हैं। ये समस्या है यहाँ की, देख लें। पूरे जिला में लड़कियों के लिए एक भी कोई आवासीय हॉस्टल नहीं है जहाँ लड़कियाँ रह करके पढ़ सकें, और ये ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए। देख लें उनकी समस्याओं को, देख लें यहाँ की समस्याओं को कि आर्सेनिक पानी में ज़्यादा है। उन्होंने जो पानी के लिए जो काम किया है, घर जल नल का योजना, मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ, लेकिन आपने योजना चला दी। यहाँ पर आर्सेनिक ज़्यादा है, यहाँ पर यूरेनियम पाया गया है अभी 57%, यहाँ पर आयरन ज़्यादा है जो पेट की खराबी है। मूलतः इस इलाके में बहुत ज़्यादा कल कारखाने नहीं, जो पॉल्यूशन होगा। इतने साफ़ सुथरे फ़िज़ा में लोग पानी की वजह से कैंसर के रोगित हो रहे हैं, टीबी की बीमारी हो रही है, किडनी की खराबी हो रही है। उसका एक आकलन करवा लें और वो समाधान करवा दें। सरकारी हॉस्पिटल में कोई टिकता नहीं है इनका, चाहे तो इनको भेजवा देते आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, या फिर सिलीगुड़ी चला जाता है। यहाँ के लोगों का शोषण तोहन हो रहा है। ये समस्या है, वो होना चाहिए। बिहार के 38 जिलों के लिए मेडिकल कॉलेज का आपने अनाउंसमेंट किया है, किशन के लिए अब तक अनाउंसमेंट नहीं किया है। ये समस्याएं देख लेनी चाहिए। 5-5 साल में लड़के बीए का इम्तिहान पास करते हैं, लड़के का उम्र एमए करते करते 10 साल, 6 साल के कोर्स में 10 साल लग जाता है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी की हालत ख़राब है, उसको वो देख लें। तो समस्याओं को, और सबसे अच्छा उनका ये था कि कम से कम जनप्रतिनिधियों को बुला लेते, सेलेक्टेड लोगों को, और वो यहाँ पर पहले समस्याओं के मामले में आकलन कर लेते कि समस्याएं क्या क्या हैं, और वो जिला स्तर पर टास्क तय कर देते कि भाई मैं 3 महीने 6 महीने के बाद आऊँगा, इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तब उनका समाधान यात्रा होता। तो ये तो समस्याओं को जाने बगैर समाधान करना, मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक उनका सफ़र हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको राज्य का दर्शन करना चाहिए, है ना। तो वो राज्य के दर्शन में आ रहे हैं। हम किशनगंज के वासी हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, तो इसलिए वो दर्शन हो सकता है उनका। अंतिम सवाल है मेरा, आपने भी कहा कि बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार नहीं जाते तो पाप कम करेंगे, तो ये किस संदर्भ में कहा आप? क्या बीजेपी को पाप का घड़ा मानते हैं? अरे पाप का घड़ा, उसमें अब कौवे के काला होने के लिए भी कोई सर्टिफिकेट चाहिए? बीजेपी का मतलब ही है पापी पार्टी। भारत जलाओ पार्टी उसको लोगों ने नाम ही दिया है उसका। वो नफरत की सौदागरी करती है। मंदिर मस्जिद जिनका मुद्दा हो, गाय निकाल दीजिए, मंदिर निकाल दीजिए, मस्जिद निकाल दीजिए, दाढ़ी निकाल दीजिए, टोपी निकाल दीजिए, टीका निकाल दीजिए बीजेपी की डिक्शनरी से, तो पानी के बगैर जैसे मछली मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। तो आपने सुना कि किस तरह से अख्तरुल ईमान साहब ने पूरी बातों को अपने रखा, लेकिन ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा कि अख्तरुल ईमान साहब के इस बातों पे यहाँ की जनता और बिहार की जनता कितना भरोसा करेगी और उनके साथ जाएगी।